नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो उत्तराखंड के आपके नदी तंत्र हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड में 3 आपके नदी तंत्र आपको पढ़ने होते हैं। एक है आपका गंगा नदी तंत्र, इसके अलावा यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। आज के इस वीडियो में जो आपका पूरा गंगा नदी तंत्र है, यानी कि गंगोत्री से लेकर आपके हरिद्वार तक पूरा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इसी वीडियो में आपके सारे जो पंच प्रयाग हैं वो कवर होंगे, भागीरथी जो उपतंत्र है वो कवर होगा, अलकनंदा का उपतंत्र कवर होगा, नयार नदी का उपतंत्र यहाँ पे कवर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए, गंगा नदी आपकी 2 नदियों से, मुख्यतः 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक है आपकी भागीरथी और एक है आपकी अलकनंदा। जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, उसी के बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है। तो हम पहले दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि भागीरथी देवप्रयाग तक कैसे पहुंची, अलकनंदा देवप्रयाग तक कैसे पहुंची, और फिर वहां से हम हरिद्वार की ओर चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भागीरथी उपतंत्र को हम पढ़ लेते हैं। भागीरथी के बारे में अगर हम पढ़ें तो भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? भागीरथी नदी का उद्गम आपके गौमुख से होता है, या बेसिकली अगर हम कहें गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गौमुख से ही माना जाता है। ठीक है, गंगा का शुरुआती नाम ही क्या है? भागीरथी। देवप्रयाग तक गंगा भागीरथी के नाम से बहेगी और देवप्रयाग के बाद ये गंगा नाम से प्रवाहित होती है। तो जो भागीरथी नदी है ये आपके गौमुख से निकलती है। गौमुख आपके गंगोत्री ग्लेशियर के निकट है और वहीं से आपकी भागीरथी निकलती है। जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी जनपद है। ठीक है, तो ये याद हो गया, क्योंकि एक प्रश्न बन चुका है पेपर में कि भागीरथी नदी का उद्गम या गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन में आपको दोनों दिए गए थे, गंगोत्री भी और गौमुख भी, तो आपको पर्टिकुलर जगह ही चूज करनी है। चलिए आगे चलते हैं। जब यहाँ पे ये निकलती है, उसके बाद गौमुख के समीप ही इसमें एक नदी आके मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं रुद्रगंगा। रुद्रगंगा भागीरथी के साथ गौमुख के निकट मिल जाती है और यह रुद्रगंगा रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब ये गौमुख से फिर आगे बढ़ती है, आप ऐसे साथ में चाहें तो ट्री बना के चल सकते हैं कि आपने यहाँ पे रुद्रगेरा मिला दी, गंगा मिला दी। उसके बाद आपका गंगोत्री धाम आएगा और गंगोत्री धाम में इसमें एक नदी मिलेगी जिसे हम केदार गंगा कहेंगे। ठीक है, तो गंगोत्री धाम गौमुख से आगे जाके आएगा और वहाँ पे भागीरथी में केदार गंगा इसमें आके मिल जाएगी। उसके बाद जब ये नदी आगे जाएगी, जब आप इस ट्री को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, फिर एक जगह आएगी भैरव घाटी। भैरव घाटी में भागीरथी में एक नदी मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। इसको लेके प्रश्न पेपर में बन चुका है। जाड़ गंगा, या जिसको हम जानवी नदी भी कहते हैं, इसका संगम भागीरथी से कहाँ पे होता है? भैरव घाटी में हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ट्री बनाते हुए पढ़ते हैं तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा आराम से। यहाँ पे एक जगह बना दीजिए, ये भैरव घाटी है, और यहाँ से आप मिला दीजिए जाड़ गंगा, जिसको जानवी नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये पेपर में पूछा गया है। जाड़ गंगा आपकी आती कहाँ से है? तो ये थांबला दर्रे से निकलती है और भैरव घाटी में भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद भागीरथी और आगे बढ़ती है। जब आगे ये बढ़ती है तो झाला के निकट, ये भी आपके उत्तरकाशी में है, झाला के निकट भागीरथी नदी में सिया गंगा, या जिसे सिया गाड़ भी कहते हैं, तो ये आके मिल जाती है। तो प्रश्न बनेगा, सिया गाड़ या सिया गंगा का संगम भागीरथी से कहाँ पे होता है? ये झाला के निकट होता है। ठीक है, जो झाला नाम की जगह है उत्तरकाशी में, वहाँ पर इनका संगम आपस में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब भागीरथी और आगे निकलती है तो इसके बाद देखिए हर्षिल में भी एक नदी का संगम होता है भागीरथी से। तो वहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? जलंधरी नदी, जो इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके बाद जब हम पूरा नदी तंत्र पढ़ लेंगे, मैं एक वीडियो आपको लेके आऊँगा जिसमें हम प्रमुख संगमों की बात करेंगे। तो वहाँ पर भी हम इसको देखेंगे कि हर्षिल हो गया, इसके बाद ये मुखवा ग्राम में जाती है, मुखवा ग्राम में हत्याहारणी से संगम बनाती है भागीरथी। उसको हम तब वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पूरा तंत्र पढ़ लेते हैं जो आपका पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। झाला के निकट इसमें सिया गंगा मिली। उसके बाद गंगोरी के निकट आपकी असीम गंगा नदी, असीम गंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये डोडी ताल से निकलती है। डोडी ताल कई बार पेपर में पूछा गया है कि डोडी ताल आपका कहाँ है, तो ये आपके उत्तरकाशी में है। ये आपका 6 कोनों वाला ताल है।
ठीक है, डोडी ताल। इसी ताल से एक नदी निकलती है, असीम गंगा नदी। ये नदी भागीरथी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि गंगोरी के निकट भागीरथी में मिल जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भागीरथी नदी और आगे बढ़ती है और उत्तरकाशी को क्रॉस करके एंटर कर जाती है नई टिहरी में, ठीक है, यानी कि टिहरी गढ़वाल में, टिहरी जिले में एंटर कर जाती है। गणेश प्रयाग नामक जगह पर, गणेश प्रयाग जिसे हम पुराना टिहरी कहते थे, गणेश प्रयाग का ही जो नया नाम था वो पुराना टिहरी था, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। वहां पर भागीरथी में भिलंगना नदी का संगम हो जाता है। ये जो पुराना टिहरी है वर्तमान में ये टिहरी डैम में डूब चुकी है, ठीक है, तो यानी कि जो टिहरी बांध है उसी के अंदर इन दोनों नदियों का संगम होता है। प्रश्न आपने कई बार देखा होगा बुक में भी कि जो टिहरी बांध है किन नदियों के संगम पर बना है, तो भिलंगना और भागीरथी दोनों का संगम कहाँ पे होता है, गणेश प्रयाग में होता है या फिर पुराना टिहरी। जो आपकी ये भिलंगना नदी है ये कहाँ से आती है, तो भिलंगना नदी आपके खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है और गणेश प्रयाग पुराना टिहरी में ये भागीरथी से संगम बना लेती है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हुई। इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ये भिलंगना है ये भागीरथी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा के बाद, ठीक है। भिलंगना की भी कुछ सहायक नदियां हैं तो आपको उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं देखिए। भिलंगना की सहायक नदी है मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। इनमें से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये दोनों नदियां आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। भिलंगना किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, ठीक है। भिलंगना की हमने ये 4 नदियां यहाँ पे पढ़ी। इनमें से अगर आपको पूछेगा कि भिलंगना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो भिलंगना की एक प्रमुख सहायक नदी है बाल गंगा और बाल गंगा की सहायक नदी है धर्म गंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए एक जगह है टिहरी के अंदर बूढ़ा केदार, ठीक है, बूढ़ा केदार करके एक जगह पूछी जाती है, कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है। यहाँ पर बाल गंगा और धर्म गंगा इन दोनों का संगम हो जाता है। आगे कौन सी नदी बहती है, बाल गंगा, ठीक है। और ये बाल गंगा भिलंगना से कहाँ पे मिल जाती है, घनसाली में आके ये भिलंगना से मिल जाती है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये चारों नदियाँ इसलिए मैंने कहा आप इसको इसके साथ ना जोड़ के आप सीधा इसको भिलंगना के साथ जोड़िए। इन दोनों का संगम कहाँ होता है, बूढ़ा केदार में। दोनों मिला के क्या बनाएंगी, बाल गंगा, ठीक है। और इसका संगम भिलंगना से कहाँ पर होता है, तो ये होता है घनसाली के निकट। ये बात आपको क्लियर हुई। चलिए इसके बाद हम एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भिलंगना है इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो इसकी लंबाई कुल है आपकी 110 किलोमीटर। भिलंगना आपकी खतलिंग से आती है देवप्रयाग, यहाँ पे गणेश प्रयाग में अलकनंदा इससे भागीरथी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई आपकी 110 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो भागीरथी नदी है ये आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है देवप्रयाग में, जहां पे ये इंतजार करेगी किसका, अलकनंदा का, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां पे होता है, ये संगम देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग तक भागीरथी की जो कुल लंबाई है गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक ये है आपकी 205 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है कि सीधा आपको या तो पूछेगा गौमुख से लेके देवप्रयाग तक लंबाई कितनी है 205, या फिर आपको पूछेगा गौमुख से लेके हरिद्वार तक कितनी है कुल लंबाई गंगा की, तो वो आपको फिर भागीरथी को भी जोड़ना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने भागीरथी नदी तंत्र को हमने पूरा कवर किया। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं ट्री के माध्यम से ताकि आपको ये याद हो सके। देखिए सबसे पहले हमने बोला गौमुख नामक जगह से आपकी भागीरथी निकलती है। गौमुख से जब निकलती है तो इसमें आपकी रुद्रगंगा आगे मिल जाती है। रुद्रगंगा आपकी रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद आपका गंगोत्री धाम आता है। गंगोत्री धाम में इसमें केदार गंगा आके मिल जाती है, ठीक है। फिर आपकी एक और जगह आती है भैरव घाटी। भैरव घाटी में कौन सी नदी मिल जाती है, भैरव घाटी में इसमें आपकी कौन सी नदी मिलती है, जाड़ गंगा, ठीक है। जाड़ गंगा या जिसे हम जानवी नदी भी कहते हैं, ये आपके भैरव घाटी में मिल जाती है। इसके बाद और आगे जाएं तो एक जगह पड़ेगी झाला नाम की जगह। झाला नामक जगह पर भागीरथी में कौन सी नदी मिल जाती है, सिया गंगा नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। और फिर हम आगे गए तो हम गए गंगोरी नामक जगह पर जहाँ पे असीम गंगा इसमें मिल गई। असीम गंगा डोडीताल से आती थी। और फिर हम आ गए गणेश प्रयाग में जहाँ पे आपकी भिलंगना नदी भागीरथी से मिली। भिलंगना के बारे में हमने जाना और उसके बाद हमने भिलंगना की जो सहायक नदियाँ थी उनके बारे में हमने बात करी।
तो अब हम चलेंगे अलकनंदा उपतंत्र की ओर। ठीक है, चलिए, तो भागीरथी आपकी देवप्रयाग तक पहुंच गई है, अब अलकनंदा को लेके चलते हैं। अलकनंदा उपतंत्र की बात करें तो अलकनंदा का उद्गम आपका कहां से होता है? देखिए, अलकनंदा का उद्गम आपके संथोपत शिखर से होता है, जो कि आपके चमोली जनपद में स्थित है। देखिए, चमोली में एक शिखर है आपका संथोपत शिखर, यहीं पे आपका एक ताल है, इसी के निकट संथोपत ताल, यहीं पे आपका एक है अलकापुरी बांक ग्लेशियर। ठीक है, वहां से आपकी अलकनंदा निकलती है। तो अगर आपको शिखर पूछेगा, आप बताएंगे संथोपत शिखर। अगर आपको पूछेगा किस ग्लेशियर से आती है, अलकापुरी बांक ग्लेशियर से आती है। और अगर आपको पूछेगा किस ताल से आती है, तो संतोपत ताल से आती है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो यहाँ पे अब एक छोटा सा डाउट होता है, छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा डाउट है, काफ़ी लोगों को डाउट है कि जो अलकनंदा है इसमें सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है। देखिए, जब हमने पिछली बार परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कवर किया था, वहाँ पर भी हमने नदी तंत्र को पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने पूरा एक साथ पढ़ा था, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो बुक में आपको बताया गया है, अलकनंदा में सबसे पहले लक्ष्मण गंगा का संगम होता है, ये आपको बुक में बताया गया है। लेकिन अगर आप मैप को देखें, मैप के माध्यम से अगर आप इसको देखें, मैप में लोकेशन को देखें, तो जो सरस्वती नदी है आपकी, ये आपकी माणा के निकट किससे मिल जाती है? केशव प्रयाग में आपका वहाँ पर है, और ये अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये आपकी काफ़ी ऊपर है, लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में मिलती है, और ये काफ़ी नीचे जगह है। इतना अंतर है लगभग कि यहाँ पर आपकी सरस्वती नदी है, यहाँ आपका ये है गोविंद घाट है, जहाँ पे लक्ष्मण गंगा मिलती है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं, सीधी सी इसमें बात करता हूं। देखिए, अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको बताएं अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, दोनों ऑप्शन अगर आपको मिल जाते हैं, आप सरस्वती को टिक कर दीजिए। सरस्वती का आपके पास प्रूफ है, अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे पहले सरस्वती ही मिलेगी। सरस्वती जगह के बाद, केशव प्रयाग के बाद काफ़ी नीचे है आपका गोविंद घाट, जहाँ पे लक्ष्मण गंगा मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। और अगर एक ही ऑप्शन आता है तो फिर तो ठीक है, आप जो आया उसी पे टिक करें, लेकिन अगर दोनों आते हैं तो फिर आप सरस्वती को ही टिक करें। बुक में आपको लक्ष्मण गंगा दिया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसका प्रूफ नहीं है, सरस्वती का प्रूफ है। अलकनंदा और सरस्वती, इनका संगम आपके केशव प्रयाग में हो जाता है, और ये आपकी कहाँ से निकलती है? सरस्वती नदी आपके देवताल, देखिए कॉमेट पर्वत है, कॉमेट पर्वत में एक जगह है जिसका नाम है रत्ताकोना। रत्ताकोना नामक जगह पर एक ताल है जिसे हम देवताल कहते हैं, और यहीं से निकलती है आपकी सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम केशव प्रयाग में हो जाता है। आई होप आपका जो कन्फ्यूज़न था कि पहली नदी कौन सी मिलती है वो क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर आप मैप वाइज देखें तो पहली नदी आपकी सरस्वती मिलती है, और अगर आप बुक से पढ़ें तो बुक में आपको लक्ष्मण गंगा दिखाई देगी। तो ये आपको देखना है। मैंने आपको बताया कि प्रूफ अगर आप मैप कर लें तो आप सरस्वती को टिक कर दें, आपके पास प्रूफ है कि सरस्वती नदी जो है मैप के थ्रू सबसे पहले यही मिल रही है, अदरवाइज लक्ष्मण गंगा मिलती है। ठीक है, तो दोनों आते हैं, आपको सरस्वती ही टिक करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। लक्ष्मण गंगा की बात करें तो गोविंद घाट नामक जगह पर अलकनंदा से लक्ष्मण गंगा का संगम हो जाता है। लक्ष्मण गंगा आपके हेमकुंड वहां से निकलती है, इसलिए जब ये हेमकुंड से आती है इसीलिए इसको हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी को भ्यूंडार गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम किसके हैं? लक्ष्मण गंगा के हैं। लक्ष्मण गंगा की एक सहायक नदी है जिसे हम पुष्पावती नदी कहते हैं। ये किसकी सहायक है? लक्ष्मण गंगा की। लक्ष्मण गंगा किसकी सहायक है? ये आपके अलकनंदा की सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लक्ष्मण गंगा आपको सीधा प्रश्न, देखिए जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे ये वाला है, मुझे नहीं लगता ये आएगा, अगर आएगा तो दोनों ऑप्शन में एक आएगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनेगा, लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? आपने बताना है गोविंद घाट में होता है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी, आगे जब ये जाएगी तो बद्रीनाथ धाम आता है। बद्रीनाथ धाम में इसमें आपकी ऋषि गंगा नदी मिलती है। ठीक है, दो ऋषि गंगा हैं उत्तराखंड में, तो ऋषि गंगा जो नदी 2 है, ऋषि गंगा 2, वो नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। ऋषि गंगा जो 1 है वो आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, उसके बारे में आगे जानेंगे। अब हम चलेंगे पंचप्रयाग की ओर। बद्रीनाथ धाम आपने देख लिया, ऋषि गंगा और अलकनंदा के संगम पर है। ठीक है, अब चलते हैं पंचप्रयाग पे।
पंच प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग अगर हम ऊपर से लेके नीचे के क्रम में देखें तो सबसे ऊपर आता है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से? तो पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा जिसे हम विष्णु गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये आपके विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से संगम बना लेती है। ठीक है, ऊपर से नीचे के क्रम में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग आता है। ठीक है, ये आपकी जो धौली गंगा है, पश्चिमी धौली गंगा, ये कहाँ से निकलती है? तो देखिए जो धौलागिरी पर्वत है उसी में एक कुनगुल श्रेणी है, वहीं से ये नदी निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ पे संगम बना लेती है? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं पश्चिमी धौली गंगा की, कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने आपको बताया ऋषि गंगा 2 हैं। पहली वाली जो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा 2, वो आपके अलकनंदा की है। ऋषि गंगा 1 ये रैनी नामक जगह पर पश्चिमी धौली गंगा से इसके संगम कर लेती है। इसके बाद बात करें तो गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी, ये सभी सहायक नदियां हैं पश्चिमी धौली गंगा की। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा प्रयाग जिसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग ये भी आपके चमोली जनपद में है और यहाँ पे नंदाकिनी नदी संगम कर लेती है अलकनंदा के साथ। तो अलकनंदा और नंदाकिनी इनका संगम कहाँ पे होता है? नंद प्रयाग में होता है। और जो आपकी नंदाकिनी है ये आपके नंदा घुघुटी से आती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे के क्रम में आगे चले तो आपका तीसरा प्रयाग आएगा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी संगम बना लेती है। देखिए आपको सीधा प्रश्न बनता है अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ पे होगा? आप ध्यान रखना है कर्ण प्रयाग में। ठीक है, पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम कहाँ से है? तो बागेश्वर का जो पिंडारी ग्लेशियर है वहाँ से आपकी कर्ण गंगा निकलती है या पिंडर नदी निकलती है। और इस पिंडर की भी एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि है आटागाड़। तो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देखिए कर्ण प्रयाग को आपको लिखना है, कर्ण प्रयाग के बारे में अगर आपको लिखना है, कर्ण प्रयाग के नदी तंत्र के बारे में, तो आपको एक चीज़ ऐसे में पढ़ना होगा। इन चीज़ों को आप इस तरीके से पढ़िए जैसे कि पिंडर नदी है, पिंडर नदी निकली आपकी, पिंडर नदी की एक सहायक नदी है आटागाड़, ये दोनों आपस में मिली और उसके बाद कर्ण प्रयाग में ये किससे मिल गई? अलकनंदा से मिल गई। तो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि पिंडर किसकी सहायक नदी है, कहाँ पर मिलती है, कहाँ से आती है और इसकी सहायक कौन है, ये सभी सवाल आपके यहाँ पर कवर हो गए। इसके बाद आगे चलें तो चौथा जो प्रयाग आता है ऊपर से नीचे के क्रम में वो आता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे आपकी मंदाकिनी नदी संगम बनाती है अलकनंदा से। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? यहाँ पर आपके जो अलकनंदा है और मंदाकिनी, इन दोनों का संगम हो जाता है। मंदाकिनी कहाँ से आती है? तो मंदाकिनी आपके मंदराचल श्रेणी से निकलती है। मंदराचल श्रेणी के ही निकट आपका चौराबड़ी ताल है या चौराबड़ी ग्लेशियर है, वहीं से आपकी निकलती है मंदाकिनी नदी। और जो 2013 में आपदा आई थी उत्तराखंड में, इसी नदी में जो चौराबड़ी ताल था वहाँ पे उस चौराबड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटकर चौराबड़ी ताल में गिरा, जिसके कारण इस नदी में बाढ़ आ गई थी। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ से आती है? मंदराचल श्रेणी से आती है, मंदराचल श्रेणी के चौराबड़ी ताल से आती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो देखिए जो मंदाकिनी है इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है मधुगंगा। मधुगंगा इसके साथ कहाँ पे संगम बनाती है? तो काली मठ के पास ये मंदाकिनी से संगम बना लेती है। ठीक है, मधुगंगा किसकी सहायक नदी है? काली, ये है आपके मंदाकिनी की। और मंदाकिनी से संगम कहाँ पे बनाती है? तो ये आपके काली मठ में संगम बना लेती है। इसके अलावा मंदाकिनी की एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं बासुकी नदी। ठीक है, बासुकी नदी जिसे हम सोन गंगा भी कहते हैं और ये नदी सोन प्रयाग में मंदाकिनी से मिल जाती है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपका बना है यहाँ से, देखिए रुद्रप्रयाग में एक जगह है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि में मंदाकिनी ही संगम बनाती है, किसके साथ? धूलगाड़ नदी के साथ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जब हम संगम वाली वीडियो करेंगे वहाँ पर हम इनको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। तो ये आपके मंदाकिनी के बारे में था। अब चलते हैं जो पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपकी अलग भागीरथी तो पहले से पहुंची हुई है, यहाँ पे आती है अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है देवप्रयाग में। पूरा पढ़ चुके हैं भागीरथी कहाँ से आती है, देवप्रयाग कहाँ से आती है, इन दोनों का अलकनंदा कहाँ से आती है, इन दोनों का संगम कहाँ पर हो गया? इन दोनों का संगम हो गया आपके देवप्रयाग में।
देवप्रयाग तक अलकनंदा की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये आपके 195 किलोमीटर है। भागीरथी की हमने बात करी थी, भागीरथी आपकी 205 किलोमीटर थी, अलकनंदा आपकी 195 किलोमीटर है। ये दोनों नदियाँ अब यहाँ पे संगम बनाएगी और यहाँ से जो आगे बहेगी उसे ही हम गंगा कहते हैं। तो चलिए अब देवप्रयाग के बाद क्या गंगा का तंत्र है उसको पढ़ते हैं। देवप्रयाग के बाद ही क्या होता है, गंगा का नाम पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं देवप्रयाग के बाद से गंगा नाम हो जाता है, देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो पौड़ी में ब्यास घाट के निकट एक जगह है फूल चट्टी, वहाँ पर ये नयार नदी से मिल जाती है। नयार नदी जिसको पौराणिक में क्या कहा जाता है, नवालका नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पौराणिक नाम क्या है इसका, नवालका नदी। तो नवालका नदी से इसका संगम हो जाता है फूल चट्टी नामक जगह पर, जो कि आपके ब्यास घाट पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अब हमें नयार के बारे में भी थोड़ा सा जानना है कि नयार नदी आपकी कहाँ से आती है, क्योंकि ये जो नयार नदी है ये आपकी दो नदियों से मिलकर बनी होती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। इन दोनों के बारे में जल्दी से थोड़ा सा जान लेते हैं। संगम कहाँ पे होता है गंगा से, वो हमने जान लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे नयार नदी के उपतंत्र को देख लेते हैं। देखिए नयार नदी आपके दो नदियों से मिलकर बनी है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार आप जो है इसका जो अन्य नाम है यह है सियूसी गाड़, जिसे हम कैन्यूर गाड़ भी कहते हैं। ये अन्य नाम है पूर्वी नयार का। कहाँ से आती है, देखिए दोनों नदियाँ आपके दूधातोली श्रृंखला से आती हैं। दूधातोली श्रृंखला की जो जखमूलीधार श्रेणी है वहाँ से आपकी आती है पूर्वी नयार नदी। ठीक है, और जो आपकी पश्चिमी नयार नदी है ये दूधातोली श्रृंखला के जो उत्तर पश्चिमी ढाल है वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो शाखाएं हैं, इसका पूरा अन्य नाम हमने देखा सियूसी गाड़, उसी प्रकार पश्चिमी नयार की जो है ये दो नदियों से मिलकर बनी होती है। जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, एक है सयूली गाड़, एक है डायजुली गाड़। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और उसके बाद ये बनाती है पश्चिमी नयार। ठीक है, और ये दोनों नदियां पश्चिमी नयार पूर्वी नयार कहाँ पे मिलेंगी, सतपुली के निकट आपस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हुआ। पूर्वी नयार कहाँ से आती है, जखमूलीदार श्रेणी दूधातोली। पश्चिमी नयार कहाँ से आती है, दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल से। पूर्वी नयार का अन्य नाम है सियूसी गाड़ या कैन्यूर गाड़। पश्चिमी नयार आपकी दो शाखाओं से मिलकर बनी है, सयूली गाड़ और डायजुली गाड़। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, पश्चिमी नयार बनाती हैं, और ये दोनों नदियां पश्चिमी नयार पूर्वी नयार आपके जो सतपुली का निकट है, सतपुली के निकट नौगांव, वहाँ पर ये नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं सतपुली के निकट जो नौगांव नामक जगह है, वहाँ पर उस जगह को यानी कि इन दोनों के संगम स्थल को वैनतयक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैनतयक तीर्थ। तो यह आपको ध्यान रखना है कि किन नदियों के संगम के स्थल को वैनतयक तीर्थ कहते हैं। तो जो दोनों नयार नदियां हैं इनके संगम को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये संगम हो जाता है उसके बाद ये नारद गंगा, इंद्रावती नदी, नयार नदी इन नामों से बहती है। तो ये था आपका नयार नदी का उपतंत्र। अब आगे चलते हैं। नयार नदी में मिलने के बाद जो आपकी गंगा नदी है वो आपका देवप्रयाग से आगे निकलती है। देवप्रयाग से निकलने के साथ वो आपके पहुंचेगी अब ऋषिकेश में। ऋषिकेश में ये आपके चंद्रभागा नदी से संगम बनाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग आपका बिल्कुल जो पौड़ी है और जो टिहरी है उन दोनों की लगभग सीमा पर स्थित है। यहाँ से गंगा नदी आपकी बॉर्डर बनाते हुए चलती है और देहरादून में एंटर करती है। देहरादून में एंटर करते ही ये सबसे पहले आपके ऋषिकेश में मिलती है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी इसमें मिल जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि ऋषिकेश में किन नदियों का संगम होता है, तो गंगा और चंद्रभागा का। इसके बाद ये देहरादून में आगे बढ़ती है। रायवाला में इसमें सोंग नदी आकर मिल जाती है। पूछा जाता है देहरादून के रायवाला में गंगा में कौन सी नदी मिलती है, या सोंग नदी का संगम गंगा में कहाँ पे होता है, रायवाला में। ठीक है, तो रायवाला में सोंग नदी आके गंगा से मिल गई। ये सोंग नदी भी एक प्रमुख नदी है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है सोंग की वो है सिसवा, और इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, वो ये रही रिस्पना और विंदाल। सोंग की अन्य सहायक नदी है वाल्दी और विद्यालना रॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ ध्यान रखने हैं। देखिए
रायवाला, सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोंग की सहायक नदियों में प्रमुख नदी है सिसवा, और सिसवा की भी 2 नदियां सहायक हैं, रिस्पना और विंदाल। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सोंग की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वाल्दी, विद्यालना और रौ। ये सभी नदियां आपकी सोंग की सहायक नदियां हैं। चलिए, इसके बाद गंगा नदी आपके और आगे बढ़ती है और यहाँ से देहरादून को पार करके वो आपके कहाँ पहुँचेगी? ये आपकी पहुँचती है हरिद्वार में। हरिद्वार में इसमें 2 नदियों का संगम हो जाता है। हरिद्वार में गंगा से किन नदियों का संगम होता है? तो रतमाऊ और सौलानी, इन दोनों का संगम हो जाता है हरिद्वार में गंगा नदी से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रश्न बनेगा हरिद्वार में किन नदियों का संगम होता है? तो ये होता है आपके जो रतमाऊ है, सोलानी है और गंगा नदी। और इसके बाद जो हरिद्वार है, यहाँ आपका मैदानी इलाका है, यहाँ से फिर आगे ये कहाँ चली जाती है? यूपी के बिजनौर में एंटर कर जाती है। तो गंगा नदी आपके गौमुख से लेके देवप्रयाग तक हमने पहुँचाई, हरिद्वार तक हमने पहुँचाई। देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना गया, जिसकी लंबाई थी 205 किलोमीटर। देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसको गंगा के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है, पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 96 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है देवप्रयाग से हरिद्वार तक। हरिद्वार के बाद जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है, यूपी के बिजनौर में ये प्रवेश कर जाती है। फ्रेंड, तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया, तो नदी तंत्र नोट्स के माध्यम से पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए चलूँ। जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो आपसे रिक्वेस्ट, आप इस तरीके से ट्री को बनाते हुए चलें, तो आपका जो वो पेड़ है पूरा तैयार हो जाएगा। आपको दोबारा नदी तंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर वीडियो में कुछ भी आपको गलत लगता है, कुछ दिक्कत लगता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जो कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट था अलकनंदा वाला सरस्वती और लक्ष्मण गंगा में, उसका मैंने आपको बताया। उसके पीछे एक रीज़न ये भी दिया जाता है उस कन्फ्यूज़न को लेकर, सरस्वती को क्यों नहीं माना जाता। सरस्वती ऐसे माना जाता है कि अलकनंदा में मिलने से जस्ट पहले विलुप्त हो जाती है, इसलिए सरस्वती को नहीं माना जाता कि उसमें मिलती है। लेकिन सरस्वती का संगम बताया गया है केशव प्रयाग में। तो मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपको दोनों ऑप्शन आते हैं आप सरस्वती को टिक करें। मैप में अगर आप देखेंगे तो मैप में स्पष्ट आपको दिखेगा कि सरस्वती विष्णु जो गोविंद घाट है उससे काफ़ी ज़्यादा पहले केशव प्रयाग में इससे मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होंगी और अच्छे से हम इसको समझ पाते अगर हम इसको बोर्ड में पढ़ रहे होते या हम इसको मैप के माध्यम से पढ़ते। मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही मैप के माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयास कर सकूँ, मैप को इसके साथ में जोड़ सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, फैक्ट आपको अच्छे लगे हैं और साथ ही अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ में आई है, एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कम से कम एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।